the topic now we are talking is obstructive sleep apnea, which is also commonly referred as in short OSA. So, what is happening in obstructive sleep apnea is generally it is seen those who are very obese. So, for example, let's say there is a patient, his BMI is more than 30. BMI more than 30 means going into the category of obesity. सी जब हम सोते हैं तो दो फेज में स्लीप होती है, आपने फिजियो में पढ़ा होगा एनआरईएम आरईएम। एनआरईएम स्लीप जो होती है इसके अंदर मसल का टोन नॉर्मल रहता है, जबकि आरईएम स्लीप में मसल का टोन जो है एकदम कम हो जाता है, मतलब मसल्स एकदम फ्लैसिड तरीके से हो जाती है, मसल टोन कम हो जाता है। तो जब आप मान लेते हैं एक बहुत ओबेस पर्सन है, और आपने देखा होगा जो लोग बहुत ओबेस होते हैं उनकी नेक की एनाटॉमी भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी सी नेक दिखती है, यहाँ से सेकंड चिन होता है। तो दे हैव डिफरेंट एनाटॉमी स्लाइटली कंपेयर टू नॉर्मल वन। तो जब ये एनआरईएम जैसे ही सोता है आदमी तो एनआरईएम स्लीप में जाता है, नॉन रैपिड आई में। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में मसल टोन नॉर्मल रहता है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज उस टाइम पे इन पेशेंट्स के अंदर एयर फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, द एयर इज इजीली एबल टू एंटर इन द ट्रेकिया। हियर इज द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, और आराम से ट्रेकिया के अंदर एयर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आरईएम स्लीप में जाते हैं उनकी मसल की टोन कम हो जाती है। जैसे ही मसल की टोन कम होगी, टंग इज ऑल्सो मसल, पैलेट मसल, इन सब की टोन कम हो जाती है। तो ये सब पीछे की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही ये सब पीछे की तरफ जाएंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि दे आर गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ द एयर फ्लो। यहाँ पे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जैसे ही एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा द पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इज हैपनिंग ड्यूरिंग द स्लीप, और उसकी वजह से ब्रीथिंग सेसेशन हो रहा है, सांस लेना रुक रहा है। इसलिए इस डिजीज का नाम रख दिया हमने ऑब्स्ट्रक्टिव sleep apnea. During the sleep, obstruction is happening, and that is leading to apnea. So those who are obese, when they go into REM sleep, तो वो REM sleep में होते हैं, rapid eye movement, then there is muscle tone is decreased, muscle tone कम हो जाएगा, उसकी वजह से there is a obstruction in the airway. एयरवे का जो इनलेट होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अगर एयरवे इनलेट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, द एयर विल नॉट बी एबल टू एंटर इन द ट्रेकिया, so there is going to be cessation of breathing for involuntary cessation of breathing. Cessation of breathing होगा, and that is going to be involuntary. If this happens for more than 10 seconds, 10 सेकेंड से ज़्यादा देर तक अगर पेशेंट अपनी सांस अपने आप रुक जाती है, this is called as apnea. This is the technical definition of apnea actually. Cessation of breathing for more than 10 seconds. 10 से ज़्यादा सेकंड के लिए there is a involuntary cessation of breathing, that is called as apnea. तो पेशेंट को एपनिया हो गया। अब जैसे ही एपनिया होगा, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए किसी ने गला दबा दिया आपका। तो जैसे ही ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना जब हम सांस नहीं ले पाते, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो अब जैसे ही इसको एपनिया होगा, एक तो इसकी नींद टूट जाएगी, प्लस देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन निकलेगा, जिसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी देयर, और इस पेशेंट की नींद खुल जाएगी। अब नींद खुलेगी इसका मतलब नहीं बिल्कुल उठ के बैठ जाएगा, ये नींद खुलेगी मतलब कि थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाएगा इसका नींद, और ये वापस से करवट लेके दूसरी साइड सो जाएगा, और जैसे ही वापस से सोना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आरईएम की स्लीप ब्रेक हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो एनआरईएम में पहुंच जाएगा। एनआरईएम में तो ये आदमी सो पाता है, जैसे ही आरईएम में पहुंचता है इसको एपनिया हो जाता है। तो अब रात में जब भी आरईएम में जाएगा, मसल टोन कम होगी, टंग पीछे की तरफ गिरेगी, जो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो पेशेंट सांस लेना बंद हो जाएगा। जैसे सांस लेना बंद हुआ, एपनिया हुआ, नींद खुलेगी, थोड़ा सा करवट लेगा, फिर वापस से सोएगा, फिर 1-2 घंटे सोएगा, फिर नींद खुल जाएगी। तो मल्टीपल एपनिया एपिसोड होंगे, रात भर ये सो ही नहीं पाएगा। रात भर ये नहीं सो पाएगा मींस आई कैन से देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द पुअर, देयर इज गोइंग टू बी पुअर स्लीप क्वालिटी। इसकी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर होगी, क्योंकि रात में सो ही नहीं पाया, तो नेक्स्ट डे इसको दिन भर नींद आती रहेगी, दैट इज डे टाइम सोमनोलेंस। इसको दिन भर नींद ही आती रहेगी, डे टाइम सोमनोलेंस होगा। अगर ये इसको दिन भर नींद ही आती रहेगी तो देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द फिजिकल एक्टिविटी, ये कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसको हमेशा नींद ही आती रहती है, देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द फिजिकल एक्टिविटी।
जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम होगा दैट इज गोइंग टू लीड टू वेट गेन। सो अगर आप ये देखो, ये तो एक विशियस साइकिल चालू हो गया, ओबेसिटी से चालू हुआ और वापस ओबेसिटी पे एंड हो रहा है, ओबेसिटी से चालू हुआ और अल्टीमेटली ओबेसिटी करा रहा है। तो ये पेशेंट और मोटा होता रहेगा और ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्शन की ड्यूरिंग द स्लीप द पेशेंट इज हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट इज लीडिंग टू एपनिया। तो इस डिजीज का नाम रख दिया हमने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ये पेशेंट आपके पास में आएगा और ये बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरे को एक तो दिन भर नींद ही आती रहती है एंड मैं कंटिन्यूअसली वेट गेन होता जा रहा है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, बट द वेट गेन इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट, आई एम अनेबल टू वर्क एनीथिंग। आप जब इस पेशेंट को देखोगे देखते ही समझ में आ जाएगा यार कि ये तो ओएसए की तरफ जा रहा है। तो यू विल टेल हिम दैट वी वांट टू रन सम इन्वेस्टिगेशन ऑन यू एंड फॉर दैट वी वांट टू एडमिट यू फॉर अ डे। आप उसको एडमिट करोगे, आप उसको बोलोगे कि रात को जब आप सोओगे तब हम आपके बहुत सारे टेस्ट करेंगे। जैसे जब आप सो रहे होगे तब हम कंटिन्यूअसली आपका ईईजी करेंगे, जिससे हमें ये पता लगता रहेगा कब आप आरईएम स्लीप में हो, कब एनआरईएम स्लीप में हो। वी विल कंटिन्यू मॉनिटर योर एसपीओ2 थ्रू आउट द नाइट। वी विल कंटिन्यू मॉनिटर योर ईसीजी सो दैट वी कैन मॉनिटर योर हार्ट रेट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस पेशेंट को रात भर हम ईईजी करेंगे, रात भर इसका सैचुरेशन चेक करेंगे, रात भर ईसीजी करेंगे। ये जो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन एक साथ करते हैं, these all the things are going to be done while the patient is sleeping. This is referred as polysomnography. It's referred as polysomnography. Poly means multiple, sleep and graphy means investigation. Multiple sleep investigation हमने की। अब जब आप मॉर्निंग में आओगे ना, आपका ये जो डिवाइस होगा इसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो कंप्यूटर ये बताएगा कि रात को कितनी बजे से कितनी बजे तक ये पेशेंट आरईएम स्लीप में गया था, क्योंकि ईईजी से हमें ये पता लग जाएगा कब एनआरईएम चल रहा है, कब आरईएम चल रहा है। और जैसे ही आरईएम स्लीप होता है इस पेशेंट को एपनिया होगा, तो इस पेशेंट का उस टाइम पे सैचुरेशन कम हो जाएगा। मान लीजिए कंप्यूटर ने आपको बताया कि 1:30 मिडनाइट से लेके 2 के आसपास तक ये आरईएम स्लीप में था, तो उस टाइम पे इसका बीच में सैचुरेशन ड्रॉप हुआ होगा। उस टाइम पे एकदम से हार्ट रेट भी बढ़ी होगी, क्योंकि एपनिया हुआ होगा तो हार्ट रेट बढ़ गई होगी। सो यू विल सी दैट हाउ मेनी टाइम्स दिस पेशेंट इज गोइंग इनटू एपनिया एंड हाइपोपनिया। सो जब हम पोलीसोमनोग्राफी करते हैं तो ये हमें ये बताता है कि रात में पेशेंट कितनी बार एपनिया और हाइपोपनिया में जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। ये बताता है कि रात को कितनी बार पेशेंट एपनिया में, 1 घंटे में कितनी बार एपनिया और हाइपोपनिया के एपिसोड हो रहे हैं। अगर ये एपिसोड, इफ दिस एपिसोड आर लेस देन 5 एपनिया हाइपोपनिया, देन इट इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग टू बी डन। बट इफ इट इज मोर देन 5 to 15, 5 to 15 आ रहा है, मीन्स इट इज गोइंग टूवर्ड्स माइल्ड ओएसए, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर ये 15 to 30 एपिसोड्स हो रहे हैं इनको एपनिया हाइपोपनिया के, दैट इज मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और अगर 30 से ज़्यादा एपिसोड है देन इट इज सीवियर ओएसए। सो कहने की बात ये है कि अगर 5 से ज़्यादा एपनिया हाइपोपनिया के एपिसोड हो रहे हैं इन द पोलीसोमनोग्राफी, देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स ओएसए। 5 से 15 होगा तो माइल्ड, 15 से 30 हुआ तो मॉडरेट, और 30 से ज़्यादा एपिसोड है सीवियर। हम इसमें एक और स्केल यूज करते, दैट इज कॉल्ड एज एप्सवर्थ स्केल। एप्सवर्थ स्केल ये बताता है कि पेशेंट को ओएसए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओएसए को डायग्नोस नहीं कर रहे एप्सवर्थ स्केल से, ओएसए का केवल हमें ये रिस्क असेसमेंट बता रहा है कि हमारे पेशेंट में ओएसए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो एप्सवर्थ स्केल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पोलीसोमनोग्राफी से तो आप कंफर्म कर सकते हो, कंफर्म तो आप पोलीसोमनोग्राफी से ही करोगे। एप्सवर्थ स्केल क्या होता है, बेसिकली हम ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से कि आपको कितनी बार नींद आती है, अलग अलग काम करते हुए हम ये पूछते हैं कि जब आप, जैसे कभी कभी क्या आपको पढ़ते पढ़ते नींद आती है, टेलीविजन देखते देखते नींद आती है, थिएटर में कभी गए उस टाइम पे नींद आई, गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है। सो वी विल आस्क दैट, और उसको बोलेंगे 0 to 3 के स्केल पे आप इसको रेट करो। 0 मतलब कि कभी नींद नहीं आई मेरे को ये करते हुए, थोड़ी थोड़ी आती है, कभी आ सकती है, और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि मेरे को आई जाती है। तो हम ये सारे पैरामीटर चेक करते हैं, इसको बोलते हैं एप्सवर्थ स्केल। जितना ज़्यादा एप्सवर्थ आएगा देयर मोर चांस कि पेशेंट इज हैविंग ओएसए, बट दैट इज नॉट गोइंग टू कंफर्म द थिंग्स। कंफर्म करने के लिए तो आपको पोलीसोमनोग्राफी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स आएगा, और ये एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स जो है मोर देन 5 होना ही होना चाहिए। अब जैसे ही आपने डायग्नोज कर दिया, आपको पेशेंट को समझाना है कि ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि ओबेसिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है।
तो पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब वो तो मेरे को भी पता है कि मेरे मोटापे की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। अगर आप उसको बोलोगे कि जिम जाओ, ये करो, वो करो, तो वो बोलेगा कि मैं ये सब ट्राई कर चुका हूँ। मैं जिम में जाता हूँ, मेरे को जिम में नींद आ जाती है। तो मैं तो कुछ कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, दिन भर मेरे को नींद ही आती रहती है क्योंकि रात भर वो सो ही नहीं पा रहा है, तो दिन भर नींद आएगी उसको तो। तो आप उसको बोलोगे कि सबसे पहले हमें इस विशियस साइकिल को तोड़ना होगा और ये टूटेगा तभी जब आपकी ये जो स्लीप क्वालिटी है ना, ये अच्छी हो। क्योंकि अभी तो आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है, अगर आप अच्छे से सो पाओगे, तभी नेक्स्ट डे आप चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। तो उसको एक बार हमें अच्छे से सुलाना होगा। अब वो अच्छे से कैसे सो पाएगा, तो हम उसको बोलेंगे हम आपको एक मशीन देते हैं जिसको हम बोलते हैं सीपैप, कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। अब ये सीपैप की मशीन क्या करती है कि सीपैप की मशीन जो होती है वो ऑक्सीजन को, मतलब कि हवा को प्रेशर से अंदर भेजती है। और प्लस इसका जो मास्क होता है बहुत टाइट होता है। टाइट होता है इन द सेंस कि ये यहाँ से मैंडिबल को ऐसे हुक करके रखता है, मैंडिबल को पकड़ के रखता है कि ये मैंडिबल पीछे की तरफ नहीं जाए। मैंडिबल पीछे नहीं जाएगा तो टंग भी पीछे नहीं जाएगी। प्लस इससे जो हवा आ रही है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से आएगी, कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन रहेगा। और अगर कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ये आराम से यहाँ से एयरवे ओपन रहेगा और ये ट्रेकिया में हवा जाती रहेगी। तो इसको रात में कभी एपनिया का एपिसोड ही नहीं होगा। तो हमने पेशेंट को ये बोला कि आपको रात को ये मशीन लगा के सोनी है और उसको ये फ़ोटो दिखाया कि मशीन ऐसी दिखती है। तो वो एक बार तो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं वैसे ही नहीं सो पा रहा हूँ, आप देखो इतना टाइट मास्क लगा के तो मैं सो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता सोने का। तो आपको थोड़ा-सा एनकरेज करना है कि यार एक बार आप लगा के सो लो, एक रात के लिए, नेक्स्ट डे आप खुद ही बोलोगे कि मेरे को ये मशीन चाहिए। तो हमने उसको बोला कि हमने उसको सीपैप दिया, सीपैप वेंटिलेशन दिया। सीपैप की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। सीपैप वेंटिलेशन दिया, कंटीन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो सीपैप से देयर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज़ इन द स्लीप क्वालिटी। वो नेक्स्ट डे जब उठेगा तो पता लगेगा इसको कि यार रात भर इसको एक भी एपनिया का एपिसोड हुआ ही नहीं। तो रात को इसकी कभी नींद टूटी ही नहीं। ये कितने ही महीनों बाद पहली बार इतने अच्छे से सोएगा। ही विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, द नेक्स्ट डे ही इज़ गोइंग टू फील वेरी फ्रेश। अब आप इसको बोलोगे कि अब आप क्योंकि बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, नाउ व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्सर्शन। आप इसको वेट लॉस के लिए मोटिवेट करना है, फिजिकल एक्सर्शन करवाना है। आप इसको वेट लॉस के लिए यू कैन गिव द टैबलेट ऑर्ली स्टेट। बेसिकली हमें वेट रिडक्शन तो करवाना ही करवाना है। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, राइट? सो उसको कंटिन्यूअस सीपैप यूज़ करना है और वेट रिडक्शन के लिए मोटिवेट करना है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका ओएसए ठीक हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। होने के लिए तो बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, वैसे तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कब हो रहा है? स्लीप के टाइम पे एपनिया हो रहा है। एपनिया की डेफिनेशन होती है सांस का रुक जाना फॉर मोर देन 10 सेकंड्स ऑटोमेटिकली, इनवॉलंटरी कैसेशन ऑफ द ब्रीथिंग फॉर मोर देन 10 सेकंड्स, दैट इज एपनिया। इस पेशेंट में उसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्लीप, इसको नेक्स्ट डे स्लीप आती रहेगी एंड वेट गेन होगा। डायग्नोस करने के लिए पोलीसोमनोग्राफी, रिस्क असेसमेंट के लिए एप्सवर्थ स्केल। और पोलीसोमनोग्राफी में कितने कम से कम एपनिया के एपिसोड होने चाहिए? एटलीस्ट मोर देन 5 टू 15 होगा तो माइल्ड है, उससे ज़्यादा मॉडरेट फिर सीवियर। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सिंड्रोम जेड। सिंड्रोम जेड क्या होता है? तो सिंड्रोम जेड इज बेसिकली ओएसए प्लस सिंड्रोम एक्स। अगर किसी को सिंड्रोम एक्स के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो उसको बोल दिया सिंड्रोम जेड। अब ये सिंड्रोम एक्स क्या होता है? तो सिंड्रोम एक्स इज बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है सिंड्रोम एक्स। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या चीज होती है? तो पेशेंट के अंदर हम टोटल 5 पैरामीटर चेक करते हैं। वी आर गोइंग टू टेक टोटल 5 पैरामीटर्स। अगर इन 5 में से एनी 3 आर पॉजिटिव आउट ऑफ 5, देन विल से इट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये 5 क्या क्या पैरामीटर है? एक, आप उसका चेक करते हो ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर किसी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से ज़्यादा है, किसी पेशेंट का फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा आ रहा है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर मोर देन 130/85 है, पेशेंट का एचडीएल जो है इट इज लेस देन 40, लेस देन 40 इन फीमेल्स, मेल्स के लिए कट ऑफ है लेस देन 50। इज द फोर्थ पैरामीटर। देन द फिफ्थ पैरामीटर यू आर गोइंग टू चेक इज द वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वेस्ट के लिए भी कट ऑफ अलग अलग बना हुआ है मेल फीमेल का। वेस्ट का कट ऑफ मोर देन 88 एंड मोर देन 102।
88 है फीमेल के लिए, मेल का है मोर देन 102। अगर इन 5 पैरामीटर्स में से एनी 3 आर पॉजिटिव आउट ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स, अगर कोई से भी 3 पॉजिटिव आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअल में आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रहा है, सबका शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और जिनको आज मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, कल उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। So that is why they asking questions on metabolic syndrome. It's a very common thing nowadays. अगर किसी को मेटाबॉलिक के साथ OSA है तो इसको बोलते हैं सिंड्रोम सेट। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कंफ्यूज नहीं करना, एक और कंडीशन से जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। अब इसमें भी नाम में ही सारी इंफॉर्मेशन है। जो लोग बहुत ओबेस होते हैं, ओबेसिटी की वजह से देयर इज क्रॉनिक हाइपोवेंटिलेशन। क्रॉनिक हाइपोवेंटिलेशन मतलब कि क्या? ओबेसिटी होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में ओवरऑल ही प्रॉब्लम है। ओएसए के अंदर तो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी रात को जब वो आरईएम स्लीप में जा रहा था, इसलिए उसका नाम रखा था स्लीप एपनिया, कि स्लीप के टाइम पे ही प्रॉब्लम है। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम का मतलब है कुछ लोग इतने मोटे होते हैं कि उनको दिन में भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रात दिन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सांस लेने में हमेशा ही प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि एयरवे में अच्छे से हो ही नहीं रहा है काम। सो अगर क्रॉनिक हाइपोवेंटिलेशन है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है ओवरऑल सेचुरेशन उनका कम ही रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ ही रहता है। अगर उन्होंने किसी भी एमसीक्यू में ऐसा मेंशन किया है कि एक पेशेंट है वो ओबेस है और ओबेसिटी की वजह से उसका ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो वो बात कर रहे हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन की। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन की। तो ओएसए और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर किसी भी एमसीक्यू में ओबेसिटी के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू लिखी हुई है तो वो हाइपोवेंटिलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ओबेसिटी के वजह से पेशेंट को केवल रात रात को प्रॉब्लम हो रही है, रात को सो नहीं पाता है, वो वाली प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो सबसे बड़ा हिंट हमारे लिए होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज हाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट द ओएसए फ्रॉम ओएचएस, ऑब्स्ट्रक्टिव ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, राइट? थैंक यू।